आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा, जो आज बंगाल चुनाव समेत देश की राजनीति में क्या कुछ घट रहा है इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मेरा पहला सवाल बंगाल चुनाव से ही है। बंगाल में आज पहले चरण का वोटिंग हुआ। आज जो है आप कह सकते हैं कि बोहनी हुआ, दुकान की ओपनिंग हुई और उसमें हिंसा आ गया, क्योंकि आज जो है शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई सुमेंदु अधिकारी के ऊपर हमला हुआ है, उनके कार पर अटैक किया गया है, उनके ड्राइवर पर अटैक किया गया। तो क्या इससे एक बार फिर से वो खूनी इतिहास जो वाम दलों के साथ चलता आ रहा है उसकी एक शुरुआत भी है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करता हूँ, लेकिन हमको ये समझना आवश्यक है कि बंगाल को लेकर के राजनीति इतनी हिंसक क्यों होती है। चुनाव हो या चुनाव ना भी हो, वहाँ राजनीति बड़ी हिंसक रहती है। इसका इतिहास जाता है कई सालों पुराना, जब पीजेंट्स मूवमेंट हुआ था और पीजेंट्स मूवमेंट की हिंसा जो थी वो बंगाल, खास करके जो बंगाल है उसके लोगों में घर कर गई कि जब कभी भी चुनाव जो आवेश पैदा होता है उसकी बदौलत उसकी चरम पराकाष्ठा जो है वो चुनावों में प्रतीत होती है। चाहे सुमेंदु हों, चाहे इससे पहले ममता हों, उससे पहले नड्डा साहब हों, उससे पहले कोई भी हो, जो आतंक हम देखने को मिलता है हमें बंगाल में, वो वहाँ का एक तरीका है, मैं कह सकता हूँ। इसको हटाने की कोशिश के बजाय जब राजनीतिक पार्टियाँ इसी हिंसा का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं अपने अपने वोट पाने के लिए, जैसे कि अमित शाह हैं, वो एन मोमेंट जब इलेक्शन आए, चुनाव आए, तभी लेके बैठे कि हमारे इतने कार्यकर्ता फलां पार्टी के लोगों ने मार दिए। तो ये हिंसा को उकसाने का काम भी राजनीतिक लोग करते हैं और हिंसक भी राजनीतिक लोग हैं। इसका आम इंसान से कोई मतलब नहीं है। एक बात और है, बीजेपी कहती है कि जो वाम दलों ने किया उससे ममता ने आगे बढ़ाया और जो है रक्त रंजित होता गया बंगाल चुनाव इस बार भी। लेकिन आरोप आज जिसने लगाया है वो है अधिकारी परिवार। ये वो अधिकारी परिवार है जिसे ममता बनर्जी ने खड़ा किया है। तो यही लोग आरोप लगाते हैं तो देश की जनता समझती है ना कि ये लोग तो कल टीएमसी के साथ थे। तो इनके आरोपों को कितना सही मानते हैं आप? आपने सही कहा, ये कल टीएमसी के साथ थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जब इन पे अगर आरोप लगाने की कोई बात आएगी भी तो स्वाभाविक सी बात है ये अपने ऑपोजिशन पे ही लगाएंगे और इनका ऑपोजिशन टीएमसी है। तो ये तो बड़ी राजनीतिक वाली बात, राजनीति जो चल रही है उसकी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक बात है कि देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्यों हो रही है, तो ये तो हमारे भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास है कि राजनीति कभी साफ़ सुथरी हुई ही नहीं है। और जब कभी भी राजनीति में कोई हारने की पोजीशन पे आता है तो वो हर गलत हथकंडे को अपनाता है। हिंसा उसी का भाग है। हिंसा उसी का पार्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। राजनीति में हिंसा और हिंसा में राजनीति, ये दोनों एक ही साथ चलते हैं परस्पर। लेकिन बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी क्या इस वक्त थकी हुई लग रही हैं? क्या उनको जो है बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है? क्योंकि ममता बनर्जी एक अकेली पड़ गई हैं और बीजेपी ने इतने बड़े तरीके से उनको घेरा है। क्या बंगाल की जनता भी ये जो बड़ा हवा बनाने की कोशिश है इसमें फंस जाएगी? ममता बनर्जी अकेले पड़ जा रही हैं। ये सवाल इसलिए आपने पूछा और जो तरीके से आपने पूछा, क्योंकि देश में एक ऐसा प्रोपेगेंडा और नैरेटिव फैलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अति विशाल हो गई है बंगाल में। जहाँ तक मेरा विश्लेषण है, भारतीय जनता पार्टी अभी नन्हे बच्चे के कदम ले रही है बंगाल में। पिछली बार विधानसभा के इलेक्शन में 3 सीटें जीती थी 294 में से। हम सब जानते हैं कि 2019 के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव में 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं। लेकिन उसका कारण भारतीय जनता पार्टी का वोटर बेस नहीं था, उसका कारण था लेफ्ट का वोटर बेस, जो ममता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट दे गया। इस समय अस्तित्व की लड़ाई है। किसकी? लेफ़्ट की। जो लेफ़्ट पार्टियां हैं उनके अस्तित्व की लड़ाई है जो असेंबली में साबित होती है और इसीलिए वो अपने आप को खुद को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से कई गुना ज़्यादा सीटें लाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वोट बेस बढ़ता है वो बढ़ा है। इस हिसाब से 30-40 या अधिकतम 50 सीटें मैं मान सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। लेकिन जो मीडिया प्रोपेगेंडा है और भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि नेताओं को तवज्जो अधिक दी जाती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये
सवाल बनता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को बहुत बुरी तरह घेर लिया है। हकीकत यह है कि ममता को कोई घेरने में इस समय सक्षम नहीं है और इसीलिए इस तरीके की भाषावली का इस्तेमाल हो रहा है। बंगाल की चुनाव आए या देश के किसी भी राज्य की चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी को लेकर के भी पूछा जाता है, क्योंकि वो देश की पुरानी और राष्ट्रीय पार्टी है। बंगाल चुनाव में कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही है। क्या इसके पीछे कांग्रेस की बड़ी रणनीति काम कर रही है या कांग्रेस जो है वो पिछड़ती चली गई है? क्योंकि जो वहाँ पर जो उनके मुख्यमंत्री आखिरी बार जो थे सिद्धार्थ शंकर रे, जो इंदिरा गांधी के करीबी रहे हैं, उनके बाद से बंगाल में कांग्रेस उठी नहीं। इस बार भी वो कोशिश नहीं कर रहे हैं उठने के लिए। तो इसके पीछे रणनीति है ममता बनर्जी के साथ जाने की या कांग्रेस सचमुच में बंगाल से ख़त्म हो गई है? जहाँ तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल है, इसमें दो बातें हैं परस्पर। बिल्कुल सही कहा कि लेफ्ट ने लगभग 40 साल असेंबली में शासन किया, तब कोई भी दूसरी पार्टी असेंबली में नहीं थी, कांग्रेस भी नहीं थी। और उसके बाद टीएमसी को इतने साल हो गए हैं, तो स्वाभाविक है, हम जानते हैं कि कांग्रेस असेंबली में उस दमखम से नहीं है जो एक ज़माने में 50-60 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस बंगाल में नहीं है। हर बार जब आम चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव, तो कांग्रेस के कुछ सदस्य जीत के आते हैं, वहाँ से एमपी बनते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि इस बार ना तो प्रियंका गांधी प्रचार करने के लिए नजर आ रही है, ना बंगाल में कोई बड़ा नेता जा ही नहीं रहा है दिल्ली से। जैसे स्मृति ईरानी है, वो स्कूटी चलाती हैं, जेपी नड्डा रोड शो करते हैं, तो वैसे कांग्रेस तैयारी नहीं कर पा रही। तो एक तो सीधा सीधा असर दिख रहा है ना कि वो किधर को जा रहे हैं। देखिए, अस्तित्व के सवाल की बात आती है भारतीय जनता पार्टी के, ना कि कांग्रेस की। क्योंकि जैसा आपने उदाहरण दिया, बड़े बड़े मंत्री और भाजपा के नेता वहाँ जिस तरीके से अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अंत सिर्फ इलेक्शन के बाद रिजल्ट से ही पता चलता है। लेकिन यदि इन शोशेबाजियों की ही अगर बात कर ली जाए कि इसके आधार पे अगर मूड पता करना है, तो जब इसी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में लेफ्ट और कांग्रेस की सभा हुई थी, आप सब ने दिखाया था तकरीबन 10 लाख से अधिक जनमानुस वहाँ पे इकट्ठा हुआ था, बंगाली आदमी इकट्ठा हुआ था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, जब बंगाल जाते हैं और उसी ब्रिगेड ग्राउंड में अपनी सभा करते हैं, तो किसी भी मीडिया ने ये नहीं बताया कि उनकी सभा में 1 लाख लोग भी नहीं आए थे। अब इसकी आप किस तरीके से सोचना चाहते हैं आप पे? यदि पब्लिक को इकट्ठा करना ही वोट में कन्वर्ट होगा, तो लेफ्ट और कांग्रेस कहीं आगे दिखता है, ममता कहीं आगे, टीएमसी दिखती हैं, और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी हुई पार्टी दिखती है। लेकिन अंत में क्या चुनाव का नतीजा आएगा, वही फैसला करेगा। कांग्रेस पार्टी आसाम में जो मेहनत कर रही है वो बंगाल में नहीं कर रही है। इसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी। बंगाल में जैसे वो लड़ रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहे हैं। खैर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी ने आज कहा है कि वो जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो देश को बांटने वालों के खिलाफ वोट करे, ट्विटर पर उन्होंने लिखा है। तो इसका क्या साफ संदेश जाता है बंगाल के अंदर? इसमें 2 सवाल हैं, 2 जवाब मिलेंगे। पहला, आपने कहा आसाम में जितनी मेहनत कांग्रेस कर रही है उतनी बंगाल में नहीं कर रही। देखिए, आसाम में सीधी फाइट है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो पूरा दमखम वहाँ पे झोंक रखा है, क्योंकि वो भी इलेक्शन साथ में हो रहे हैं। और जहाँ तक बंगाल की बात आती है, तो बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलके एक सुनियोजित तरीके से लड़ाई लड़ रही है, तो वहाँ पे भी दमखम झोंका हुआ है। ऐसा नहीं, ऑल्दो उनकी सीटें कम सीटों पे लड़ रहे हैं, उस हिसाब से उन्होंने झोंका हुआ है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने के लिए खुद आगे निकली है अकेले, जबकि असम में कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सॉलिड टक्कर दे रही है। जहाँ तक बात आती है कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के सामने लोगों को खड़ा होना चाहिए और वोटिंग उस हिसाब से होनी चाहिए, ये सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरे देश में कहा जाना चाहिए और सबको कहना चाहिए। जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो सरकार में ही क्यों ना आ गई हों, उन्हें उनके खिलाफ वोट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बात आपने सुनी, आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिर भी अभी भी बांग्लादेश की चर्चे चल रहे हैं, आपने भी सुना होगा, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बंगाल चुनाव पर लगातार हम आपको बता रहे हैं वहाँ के हालात, ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है पूरे बंगाल के अंदर, ये भी आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताएं और बताते रहेंगे। और आप जो है कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। नमस्कार।